गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं वेक्टर। ओके, और वेक्टर क्या होता है, कहाँ से, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा आज का एक टॉपिक, राइट। तो इस एग्जांपल में हम एक बहुत ही कॉमन सा अपना डेली लाइफ का एक टास्क है जो हो सकता है आप लोगों में से किसी ने देखा भी हो। जब हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर हमारा अचानक से जो व्हील है, ठीक है, सपोज करते हैं पंक्चर हो गया और अगर हमें उसको स्टेपनी को अगर चेंज करना है, ठीक है, उस व्हील को अगर चेंज करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, और उससे वेक्टर का क्या रिलेशन है ये जरा हम देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमने क्या किया कि हमने यहां पे एक व्हील ले लिया, राइट। हम एक सर्कल बना लेते हैं और ये हमारे पास आ गया सर्कल। ओके, तो ये सर्कल आ गया, ये यहां पे इसका हो जाता है सेंटर, ये यहां पे इसका हो गया सेंटर, ये सेंटर बन गया इसका। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, ये कुछ हमारे लगे हुए हैं, सपोज करते हैं बोल्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है और ये ऐसे लगा हुआ है। ये हमारे पास 4 बोल्ट्स लगे हुए हैं, राइट। अब जब 4 बोल्ट्स लगे हुए हैं, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपना एक रेंच लगाया। यही करते हैं हम, सब लोगों को पता है। ठीक है, ये हमने एक रेंच लगाया और इस बोल्ट में हमने फंसा दिया। ठीक, अब अगर हमें इस बोल्ट को ओपन करना है, खोलना है, ठीक है, लूज करना है, क्योंकि हमें व्हील को क्या करना है, चेंज करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्या कर लिया, लूज करने के लिए ऐसे हमने एक लगा लिया फोर्स। हम क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं फोर्स। फोर्स का मतलब ऊपर की ओर हम क्या करते हैं, इसे उठाते हैं, रेंच क्या करते हैं, हमें लूज करना है, राइट। लेकिन अगर सपोज करते हैं उतना ही फोर्स, फोर्स क्या है, पुश या पुल, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको ऊपर की तरफ हम लिफ्ट करेंगे। ठीक, लेकिन अगर ही यही सेम अमाउंट का फोर्स हम सपोज करो इस डायरेक्शन में लगाने लगे, इस डायरेक्शन में लगाने लगे, तो क्या ये हमारा बोल्ट लूज होगा, नट ये लूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, या अगर मैं यही फोर्स ऊपर से अगर लगाने लगूं तो क्या ये बोल्ट लूज होगा? नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब जो भी हम पुश या पुल लगा रहे हैं, जो भी हम इसके ऊपर धक्का दे रहे हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या इधर से, ठीक है, हमारे इस पुश के ऊपर पुश किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बोल्ट लूज होगा या नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये फोर्स जो भी हमने लगाया, फोर्स के अमाउंट के ऊपर ही नहीं बल्कि डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। सबको बात क्लियर हो गई? इसके डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसका इफेक्ट होने क्या वाला है। और यहीं से हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, कि कुछ फिजिक्स के अंदर ऐसी क्वांटिटीज हैं, राइट, जिनका इफेक्ट उनकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, वो फिजिकल क्वांटिटी किस डायरेक्शन में है। समझ में आई बात?
तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बगैर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी अगर रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। ओके। और अब कई बार जो है हो सकता है क्वेश्चन ये माइंड में आता हो, कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ रखा है वेक्टर्स, ठीक है, तो उनके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर करंट के अंदर भी डायरेक्शन आती है, बट वो तो वेक्टर नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वेक्टर के साथ साथ ये जो मैंने दो कंडीशन बताई कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होनी चाहिए, साथ ही साथ वेक्टर अलजेब्रा को भी जो फॉलो करें फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। राइट। तो क्या हो गई, तीन कंडीशन हो गई, ठीक है। तो वेक्टर हमारे पास किसे हम बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, पहला क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, मैग्नीट्यूड, ये तो पहली रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर तो कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो हम ये भी लिख लेते हैं, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें, ठीक। और जो हमारी करंट है वेक्टर अलजेब्रा नहीं फॉलो करती है, ठीक है, और नॉर्मली अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, करंट हमारी क्या है, वेक्टर नहीं है। ओके। तो अब हमारे पास ये तीन कंडीशन आ गई, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर्स के लिए। समझ में आ गई बात अब सबको। तो ये तो हमारे पास मेन दो है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, ठीक है। और तीसरी एक और लग जाती है कंडीशन कि वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना चाहिए, उसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज हम बोलेंगे। क्लियर हो गई बात सबको। अब ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ में हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहां जहां पे मैटर करता है कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो डोर के परपेंडिकुलर ही हम फोर्स लगाते हैं, है ना, तब डोर ओपन होता है। अगर डोर के पैरेलल लगाने लगो, ठीक है, डोर के पैरेलल अगर लगाने लगो, मान लिया ये हमारे पास डोर है, ये मैंने फोन लिया, ये हमारे पास डोर है, ठीक। अब इसको मुझे ओपन करना है तो परपेंडिकुलर अगर फोर्स मैंने लगाया ऐसे तो ये तो खुलेगा। अगर मैं ये फोर्स ऐसे लगाने लगूं इसके पैरेलल में तो नहीं खुलेगा डोर, ठीक है। तो यहां भी क्या है, यहां भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तभी उसका इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई होने के अलग अलग इफेक्ट हैं, राइट। तो इस तरीके से रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप लोग भी सोचिए, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर हमें बताइए, जरूर मुझे बताइए, मैं यहाँ पे उस एग्जाम्पल को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वेक्टर ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सबसे पहले मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। अब आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
पता होगा इसमें से कि डिस्टेंस क्या रहता है, डिस्टेंस हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी है, राइट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे सपोज करो मैं यहां भी फिर से मैं एक अगर एग्जांपल लूं तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है कि हम सपोज करते हैं इस पॉइंट से हम चले, ए पॉइंट से ये पॉइंट बी पे आ गए, राइट, इस पॉइंट पे आके हमने क्या किया, इस पॉइंट सी पे आ गए, यहाँ पे फिर हमने क्या किया, फिर हम ऐसे आ गए, इस पॉइंट डी पे आ गए, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आप सबको पता होगा कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट AD, ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है, ये हमारे पास ये आ गई एक डायरेक्शन, ठीक, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, ठीक, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ। जैसे मैं यहां से अगर मैं सपोज करो आगरा घूमने जा रहा हूं, ठीक है, तो आगरा घूमने जा रहा हूं तो जो भी हमारी डिस्टेंस होगी दिल्ली से, अगर मैं सपोज करूं आगरा की अगर मैं बात करूं तो लगभग 230 किलोमीटर है बाय रोड। तो 230 किलोमीटर क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गई, राइट। और अगर मैं बात करता हूं कि दिल्ली से लेके आगरा अगर एयर यही डिस्टेंस ट्रेवल करे तो क्या वो बाय रोड थोड़ा जाएगी, ठीक है। अगर मान लिया तूफान आ गया, बहुत तेजी से हवा चल रही है, तो क्या होता है, वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जस्ट दिल्ली से हुए और आगरा पहुंच गए, सीधे सीधे एकदम, ठीक है। तो जो एयर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो स्टॉर्म ने डिस्टेंस ट्रेवल किया पहुंचने के लिए वहां पे, वो क्या है, वो तो सीधे स्ट्रेट पहुंचेगा, स्ट्रेट जाएगा, उससे भैया कोई लेना देना नहीं है कि हाँ हमें इधर उधर रास्ता नहीं है, वो तो घरों को क्रॉस करते हुए, घरों के ऊपर से जाते हुए और आगरा पहुंच जाएगी। तो अब जो डिस्टेंस ट्रेवल करी किसने, एयर ने, वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। इन दोनों पॉइंट के बीच, ए और डी के बीच का, आगरा और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस जो एयर ने ट्रेवल करी वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है। और अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट दिल्ली और आगरा के बीच का लगभग 170 किलोमीटर है, मतलब एरियल डिस्टेंस, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूं डिस्प्लेसमेंट से ही कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, राइट। तो सपोज करो हमारे पास आप लोगों से बोला गया कि भाई कोई पार्टिकल ईस्ट की डायरेक्शन में, किधर, ईस्ट की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलता है, ठीक। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि इस डिस्प्लेसमेंट को हमें पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे बनाएंगे इसको, तो देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि प्रॉब्लम ये है कि रिप्रेजेंट displacement of 10 kilometer in east, represent displacement of 10 kilometer in east on paper. ओके, ये हमारा टास्क है। तो अब देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन बनाना है हमें। 10 किलोमीटर की लाइन तो हम बना नहीं सकते हैं,
तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, 10 किलोमीटर का लाइन तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम एक अप्रोप्रिएट स्केल कंसीडर करते हैं, राइट। तो अप्रोप्रिएट स्केल हमारे पास क्या हो सकती है कि हम यहाँ पे ले लें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्केल हमने एक कंसीडर करी, क्या स्केल हमारे पास आ गई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमने एक स्केल कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने में आ गया, 10 सेंटीमीटर में आ गया। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन तो हम ड्रॉ कर सकते हैं पेपर के ऊपर आराम से, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा अब देख लेते हैं हमें कि पेपर पे जब हम बनाते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरह होता है। ये हमारे पास आ जाता है ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, और ऊपर आ गया नॉर्थ, और ये नीचे आ गया साउथ, राइट। तो हम क्या करेंगे, ईस्ट की डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अब देखते हैं, ओके। तो ये हमने क्या किया, एक लाइन ये हमने ड्रॉ कर ली, राइट, ओके। तो अब हम आ जाते हैं, ये लाइन जब हमने ड्रॉ कर ली, अब एक काम और करना है, जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उस डायरेक्शन में लाइन के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, एरो लगा देते हैं, राइट। तो एरो हम लगा देंगे ऐसे, ओके। और ये लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये लाइन की लेंथ हमने क्या अज्यूम कर रखा है, स्केल 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन की जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जो कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एज पर स्केल 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि ये 10 किलोमीटर की लेंथ का ये हमारे पास एक एरो आ गया, और ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, यही रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात सबको। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं O, और इसको हम ले सकते हैं, सपोज कर लेते हैं फाइनल पॉइंट क्या है, A है। क्लियर सबको, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने इसे देख लिया ग्राफ पे, पेपर पे, कि कैसे हमें बनाएंगे इसको, किसी वेक्टर को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसमें कि हम मैथमेटिकली कैसे हम इसे लिखेंगे, ओके। तो मैथमेटिकली अगर मैं इसे लिखूं, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, OA, या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को हमने अगर D से लिखते हैं, राइट, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लेटर D से अगर लिखें, तो मैथमेटिकली लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस लेटर के ऊपर हम एक एरो भी ऐसे लगा देते हैं, ओके। और ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें बताना भी पड़ेगा कि ये है क्या, डी के ऊपर जो एरो लगा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 किलोमीटर इन ईस्ट। ये हमें बताना पड़ेगा यहां पे कि डी रिप्रेजेंट क्या करता है। क्लियर हो गई सबको बात। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये हमने बता दिया कि भैया डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करना है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, उस फिजिकल क्वांटिटी को जिस भी लेटर से हम लिख रहे हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक एरो लगा देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ईस्ट की डायरेक्शन में हम जा रहे थे तो इसलिए हमने एरो इधर लगाया है। हम चाहे जिधर जा रहे हो, चाहे जो हो डायरेक्शन, ईस्ट जा रहे हो, वेस्ट जा रहे हो, नॉर्थ जा रहे हो, या फिर साउथ जा रहे हो, एरो हमेशा लेटर के ऊपर ऐसे ही लगेगा। कभी ऐसे मत लगा देना, ऐसे मत लगा देना, ठीक है। एरो हमेशा कैसे लगेगा, ये गलत है। एरो हमेशा ऐसे ही लगेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ।
ये हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन। किसका? रिप्रेजेंटेशन हमारे पास हो गया किसी वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है, मैथमेटिकली। ये बात समझ में आ गई सबको? तो डी हमारे पास एक वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 किलोमीटर इन ईस्ट, राइट। अब यही चीज अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई बताओ जरा, ये बताओ मुझे कि अगर ईस्ट की डायरेक्शन में ही हमें 15 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट लिखना हो और वो डी के फॉर्म में ही लिखना हो, डी के फॉर्म में मतलब डी उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा हो। हमने एक बार डिफाइन कर लिया कि डी क्या है, डी है 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ईस्ट। अब हमें ईस्ट की डायरेक्शन में ही 15 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या है, अब लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी और बड़ी हो जाएगी इसकी। 15 किलोमीटर का बनाने के लिए ये हम क्या करेंगे, यहां से हमने एक और लाइन फिर से ड्रॉ कर दी। ये सपोज करो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। अब ये हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, ओके। यहां पे हमने क्या किया, एक एरो और बना दिया। अब जो हमारे पास ओबी लेंथ है, ओबी लेंथ हमारे पास क्या हो गया, 5 किलोमीटर और ऐड होके 15 किलोमीटर हो गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 किलोमीटर का लेंथ ये और आ गया, 5 किलोमीटर का लेंथ और आ गया। मतलब अब हमें ओबी वेक्टर को बताना है, 15 किलोमीटर का वेक्टर बन गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हमें डी के फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, यूनिटरी मेथड ये बोलता है कि भाई अगर 10 किलोमीटर का वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर डी से, तो 1 किलोमीटर का किससे हो जाएगा, d/10 से, राइट। और मैं यहां पे लिख देता हूं कि 10 किलोमीटर वेक्टर जो हमारे पास रहता है रिप्रेजेंटेड बाय, ये हम लिख लेते हैं किससे, डी से, वेक्टर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 किलोमीटर का वेक्टर, 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट इन ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है डी वेक्टर से। तो 1 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, जस्ट बच्चों यहां पे क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वेक्टर डिवाइडेड बाय 10, ओके। अब हमारे पास क्या करना है, 15 निकालना है। तो 15 किलोमीटर का जो वेक्टर होगा वो आ जाएगा d/10 इंटू 15, ये हमारे पास आ गया, ओके। तो इसको अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 डी वेक्टर, डी वेक्टर आ गया ये, ओके। क्लियर सबको? तो इस तरीके से हमने क्या किया, डी के फॉर्म में उसी डायरेक्शन में 15 किलोमीटर का वेक्टर हमने निकाल लिया। अब एक बात हमें यहां से ये पता चलती है कि किसी एक डायरेक्शन में अगर हमें वेक्टर पता हो तो उस डायरेक्शन में कितना ही लंबा वेक्टर बनाना हो हमें या बताना हो, हम बड़े आराम से बता सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? किसी एक डायरेक्शन में अगर हमें कोई एक वेक्टर पता है तो उस डायरेक्शन में हमें चाहे जितना लंबा चाहे जितना बड़ा या छोटा वेक्टर हमें बताना हो, हम बड़े ही आराम से बता सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ओके। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे जरूर टेक केयर करूंगा, ओके। अब हम आगे आ जाते हैं। तो अब इसी से एक एनालिसिस भी हम निकालते हैं जरा वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर के बारे में एनालिसिस क्या निकली, 15 किलोमीटर का
वेक्टर हमने लिखा कैसे, 15 किलोमीटर के वेक्टर को हमने लिख दिया, ये डी डैश हम लिख लेते हैं, ये हमने कैसे लिखा, वेक्टर डी अपॉन 10 इंटू 15 लिख दिया हमने, वेक्टर डी अपॉन 10 इंटू 15 लिख दिया हमने इसे, राइट। अब डी अपॉन 10 क्या था, ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको जरा हम देखते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, ईस्ट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ईस्ट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करता है, मुझे तो समझ में नहीं आया भाई, हो सकता है आप लोगों को डाउट आ रहा हो माइंड के अंदर, क्यों सर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं, हमें पता था कि ये जो वेक्टर डी था इसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, 10 किलोमीटर, पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा, और उसी 10 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बचा, अब ये पूरी की पूरी चीज जो बची, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 यूनिट। समझ में आई बात, मैंने डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया डी को, तो ये क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर आ जाता है हमारे पास। ओके, यूनिट वेक्टर मतलब जिसके अंदर डायरेक्शन तो वही है जो डी वेक्टर की थी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया है, क्योंकि हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है डी के। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सपोज करते हैं डी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर लिखा जाए तो इसके लिए थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग है, हम एरो की बजाय क्या लिखते हैं, कैप। तो डी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आ गया डी कैप, और डी कैप हमारे पास क्या आ गया, ये हम लिख लेते हैं वेक्टर डी अपॉन 10, ये हमारे पास आ गया। ओके, वेक्टर डी अपॉन 10, और 10 मैंने क्या बताया है, 10 हमारा है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, मॉड लगा के, दो लाइनें के बीच में वेक्टर डी को रख के हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये है किसी भी डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर डी, जो भी वेक्टर गिवन है उससे उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास। ओके, क्लियर है सबको। अब अगर किसी डायरेक्शन में, अब एक चीज यहां से देखो, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें यह भी मिलता है कि वेक्टर d इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, वेक्टर d इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेक्टर d का मैग्नीट्यूड इंटू डी कैप, राइट। इसका मतलब यह हो जाता है कि किसी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड पता है और उस डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं क्या, उस डायरेक्शन में उस वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक ये भी हमारे पास रिलेशन आ जाता है। सपोज करो अभी हमने 15 किलोमीटर का जो लिखा था वेक्टर, राइट, तो 15 किलोमीटर के वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, डी डैश वेक्टर जो हमारे पास आएगा, डी डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ डी, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ डी डैश यहां पे आ जाएगा इंटू डी कैप, ये आएगा। ये याद रखो, जो चीज यहां पे होगी वही चीज का मैग्नीट्यूड यहां पे आएगा, और ये चीज उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, कैप वाली, ठीक। तो आगे वाली ये दोनों चीजें क्या होंगी, ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगी, ठीक। ये चीज सेम रहेगी हमेशा। मान लिया 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो ये चीज बदलती जाएगी मैग्नीट्यूड, पहले 10 रखेंगे, 15 रखेंगे, फिर 20 रखेंगे, 50 रखेंगे, जो भी जितने भी मैग्नीट्यूड का हमें निकालना है वेक्टर उस डायरेक्शन में। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यहां से 15 हम यहां पे रख लेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डैश वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 15 इंटू डी कैप की वैल्यू क्या थी, ये थी हमारे पास डी वेक्टर अपॉन 10, और ये अगेन हमारे पास आ जाता है 1.5 डी, ठीक। 20 किलोमीटर का अगर मान लिया निकालना है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, डी डबल डैश। 20 किलोमीटर अगर हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू ये निकाल लेंगे डी बाई 10, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा, 2D वेक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि अगर किसी एक डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर पता है तो उस डायरेक्शन में हम कितने भी मैग्नीट्यूड का दूसरा कोई वेक्टर हम बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। बात सबको समझ में आ गई? इसको आगे भी हम फिर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर? ओके, तो आगे चलते हैं अभी हम। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हमने वेक्टर लिख लिया, राइट। अब सपोज करो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें वेक्टर लिखना है तो हमें क्या करना है। ओके, हमने सपोज किया हमारे पास वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है ये ऐसे, ये हमने एक वेक्टर लिख लिया इस तरीके से, राइट। अब ये वेक्टर को हम सपोज कर लेते हैं किसी वेक्टर ए से लिखते हैं, ये हमारे पास वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा, कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इधर की तरफ हमने एक एरो बनाया अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का, तो हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्शन केवल अपोजिट करी है और हम यहां पे इसके आगे लगा देंगे माइनस, ए के आगे माइनस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर गिवन है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा पहले वाले का, ठीक है। समझ में आ गई सबको बात? तो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर लिखने के लिए मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस आगे लगा देंगे वेक्टर के आगे, जैसे मैंने यहां पे किया, राइट। और अगर ग्राफिकली बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, बट मैग्नीट्यूड हमें क्या रखना है, सेम रखना है। क्लियर हो गई बात सबको? तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हमने लिख लिया है, राइट। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि वेक्टर का ओरिजिन कहां से आया, कैसे रियल लाइफ से या रियल लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कहां यूज होता है। मैंने एक दो एग्जांपल लिए डेली लाइफ के अंदर, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग भी सोच सकते हो कि कहां कहां पे कोई अगर हम फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन के बेसिस पे उसका इंपैक्ट विजिबल होता है, ये आप लोग भी देख सकते हैं डेली लाइफ में। एक बात बच्चों आप लोग याद रखो कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें अगर आप रियल लाइफ में को रिलेट करने लगेंगे तो सब्जेक्ट आपके लिए रियली में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, राइट। ऐसे ही
फिजिक्स के केस में, फिजिक्स तो रियली में इतना अच्छा, इतना जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि ये दिखता है बाहर, आप लोगों को कोरिलेट करना चाहिए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो और रियली में देखना चाहिए कि हमारे आसपास में उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और अगर आप कोरिलेट करना स्टार्ट कर दोगे तो रियली में फिजिक्स के लिए आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और क्वेश्चंस करने में वही एक मज़ा आने लगेगा एक तरीके का। ओके, तो हमेशा क्या करना है, अब से कोई भी चीज़ अगर मान लिया फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट मैंने बताया कि बाहर दिखता है रियल वर्ल्ड में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये सब्जेक्ट आपके लिए। तो आगे चलते हैं, आगे हम आ जाते हैं कि देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज तो हमने देख ली क्या हैं। अब हम देखते हैं कि इन वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड कैसे करेंगे। बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर हम आ जाते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स ये हम देखते हैं क्या है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो बताया गया कि हमारे पास भाई दो वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास क्या आ गए, दो वेक्टर्स हैं, राइट। एक ये वेक्टर हो गया, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये वेक्टर हमारे पास क्या है, ये वेक्टर है ए, एक ये वेक्टर आ गया, और दूसरा हम एक और वेक्टर ले लेते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये दो वेक्टर क्वांटिटीज, ये दोनों वेक्टर दिए गए हैं, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया, ये वेक्टर आ जाता है ए, और ये वेक्टर हम लिख लेते हैं वेक्टर बी। क्लियर सबको, दो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास आ गई, दो वेक्टर हमें दे दिए गए। अब इनको ऐड करना है, तो कैसे ऐड किया जाए। तो ऐड करने के लिए हम यहां पे एक लॉ का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, ये हम देखते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि भाई दो वेक्टर अगर दिए गए हैं हमारे पास, ठीक है, तो इनको क्या करना है, इनको हेड और टेल के साथ में ऐड कर देना है, हेड को टेल के साथ में ऐड कर देना है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होने चाहिए दोनों वेक्टर के। ओके, हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए हेड और टेल को ज्वाइन कर देना है। उसके आगे की कहानी अभी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं एक ये काम कर लेता हूं, ठीक। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास वेक्टर था, ठीक है। हम अब इसको क्या कर लेते हैं, ये हम जरा इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास जो ए वेक्टर था इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने उठा के यहां पे रख लिया, राइट। ये हमारे पास वेक्टर आ गया ए, क्लियर। फिर हमने क्या किया, हमने बी वेक्टर लिया, ठीक। बी वेक्टर को उठा के हमने क्या लगा दिया, इसके हेड के साथ में लगा दिया, ये
इसके हेड के साथ में लगा दिया हमने ऐसे। समझ में आ गई बात? तो आधा तो काम हो गया। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बाबू ने बोला था कि हेड और टेल को ज्वाइन कर दो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ठीक, तो अब हम ये भी लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वेक्टर ए था और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वेक्टर बी था। ये दोनों वेक्टर आ गए यहां पे, राइट। अब बोला आगे की कहानी, ये बोलते हैं लॉ कि भाई जहां से हमने स्टार्ट किया था जिस पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारी है ये, राइट। जिस पॉइंट से भी हमने स्टार्ट किया था और जो भी हमारे पास फाइनल पॉइंट था, फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट हमारा है ये। इन दोनों को एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन से एक ज्वाइन कर दो। तो हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर देते हैं इसे। ओके, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो ट्रायंगल लॉ बोलता है कि भैया जो ये लाइन बनाई है हमने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके, इस पॉइंट से लेके ये हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, मतलब ए के टेल से और बी के हेड तक का, ए के टेल से बी के हेड तक का जो हमने लाइन बनाई है, यही रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है यही ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, किसको रिप्रेजेंट करता है, ए प्लस बी को। ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी। तो ये दो वेक्टर के एडिशन को ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हो गई बात? तो हमें क्या करना है, दो वेक्टर अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को हेड और टेल के साथ ज्वाइन कर देंगे। जरूरी नहीं है कि पहले ए को लिखा जाए, पहले हम बी को भी लिख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो हेड और टेल के साथ ज्वाइन कर देना है और इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर लाइन बना देनी है, एक एरो वाली लाइन बना देनी है। यही वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है, एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई बात सबको? ओके, अब मैं यहां पे मैंने बोला ना कि जरूरी नहीं सबसे पहले हम यही बनाएं, हम बी भी बना सकते हैं सबसे पहले। तो मैं एक ये वाला भी केस उठाता हूं। ओके, तो ये हमने क्या किया, ये हमने इसे सेलेक्ट किया और ये हमने क्लोन कर लिया और यहां पे हमने ये हमने बना लिया यहां पे वेक्टर बी। और हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, अब हम बाद में लगाएंगे ए। तो हमने क्या किया, अब हमने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया, इस वाले को हम क्लोन कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमने क्या किया, ये यहां से उठा के ये हम लेके आ गए। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए लिखा, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा था बी, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ गया हमारे पास वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया, ये वेक्टर ए आ गया। ठीक, यहाँ पे देखो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, जो कुछ भी हमने वहाँ पे हमने क्या लिखा था, वहाँ पे हमने सबसे पहले ए से स्टार्ट किया था और फिर बाद में हमने उसके हेड से बी के टेल को ज्वाइन किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले बी वेक्टर लिखा, राइट, और बी के हेड से ए के टेल को मैंने ज्वाइन कर दिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब मैंने बताया अगेन ट्रायंगल लॉ तो वही बोलता है कि जहां से स्टार्ट किया था और जहां पे खत्म कर रहे हो उन दोनों पॉइंट को किसी एरो से मिला दो। तो वो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों वेक्टर के एडिशन को। तो हम क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे ये मिला देते हैं, राइट। अब ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये वेक्टर जो रिप्रेजेंट करेगा ये अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा इन दोनों का। अब आप लोग देख रहे होंगे दोनों की डायरेक्शन एक है, दोनों की लेंथ भी लगभग क्या, अगर मेजर करोगे तो सेम ही निकलेगी। क्लियर? और डायरेक्शन तो एक हमें दिखाई ही दे रही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर
बी बन जाता है। क्लियर है सबको ये बात? ओके, तो ये हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। ठीक, अब यहीं पे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई a प्लस बी वेक्टर तो हमने बना दिया, एडिशन तो हमने देख लिया, अब अगर आप लोगों को बोला जाए कि सब्ट्रैक्शन भी करके दिखाओ मुझे, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? अब एक चीज हमें पता है, हमने अभी देखा कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या करना है, सपोज करते हैं हमारे पास a माइनस बी वेक्टर लिखना है, a माइनस बी वेक्टर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हम दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं, लेकिन अब वेक्टर वो दो कौन कौन से हैं? वेक्टर हैं, एक तो वेक्टर a ही है और दूसरा वेक्टर कौन सा है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर b, मतलब b का अपोजिट वेक्टर, b का रिवर्स वेक्टर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही लगाएंगे, लेकिन किसके साथ में? b वेक्टर के साथ में नहीं, नेगेटिव b वेक्टर के साथ में लगाएंगे। तो देखते हैं ये काम कैसे करेंगे हम यहां पे। ओके, इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट कर लेते हैं, जिससे कि इसमें ये बन जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर b बनाना है। तो हमने पढ़ रखा है यहां पे a वेक्टर ये आ गया, नेगेटिव वेक्टर a कहां से आ गया, ये आ जाता है। राइट, उल्टा करना है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर हम ये बना लेते हैं सेम लेंथ का। तो सेम लेंथ का हमने ये एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने ये वेक्टर बना लिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये आ जाता है माइनस बी वेक्टर आ जाता है। ओके, तो ये माइनस बी वेक्टर ये हमारे पास आ गया। क्लियर, अब माइनस बी वेक्टर आ गया ये। अब हमारे पास क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास था ये, यहां से यहां पे गया और फिर इधर से इधर आ गए हम, ये हमारे पास है। ठीक, तो स्टार्टिंग पॉइंट इस केस में, माइनस वाले केस में ये है, फाइनल पॉइंट हमारे पास ये है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल जाता है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। क्लियर हो गई सबको बात? ये हमारे पास आ गया a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ओके, फिर आगे हम देखते हैं, अगर हमें बताना हो, देखो सब बच्चों, यहां पे मैं जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगी मैं सारे एक ही फिगर में बनाऊंगा। अब अगर आपको बताना है b माइनस ए वेक्टर, तो इसी फिगर में कैसे बनाया जाए, इसी फिगर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं a का अपोजिट वेक्टर बनाऊंगा यहां पे, और ये कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हमारा a वेक्टर आ गया, ये क्या बन गया, ये बन जाता है माइनस ए वेक्टर आ गया ये। ठीक, अब हम कहां से चालू कर रहे हैं, अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आए और ये चले गए। ठीक, तो ये हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट और इसको फाइनल पॉइंट लेके अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा b माइनस ए वेक्टर बन जाएगा।
और अगर इस लाइन को मैं ज्वाइन करा दूं यहां पे ये ऐसे, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, -a वेक्टर -b वेक्टर। तो ये एक ही ग्राफ में, एक ही पिक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा सारी पॉसिबिलिटीज यहां बना दी गई हैं दो वेक्टर को लेके। ये a + b, a - b, b - a और -a और -b। क्लियर हो गई बात सबको? तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर सबको? तो इस तरीके से हम यूज करते हैं किसी दो वेक्टर को पिक्टोरियली ऐड करने के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं वेक्टर एडिशन पे ही। हमारे पास एक और लॉ है जिसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसके लिए होता है? पॉलीगन से आप लोगों को माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा कि पॉलीगन से क्या मतलब है मेरा। पॉलीगन से मतलब यह है कि मोर देन 2 वेक्टर्स अगर दिए गए हों हमें, तब हम कैसे ऐड करेंगे। क्या करना है, मोर देन 2 वेक्टर्स। दो वेक्टर के लिए तो क्या लगाना है, ट्रायंगल लॉ लगा देना सीधे सीधे। दो वेक्टर के लिए मैं एक और लॉ बताऊंगा अभी। ओके, जिसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी अभी बताऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ से ही रिलेट करता हुआ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, जो कि लगता है अप्लाई किया जाता है मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए। देखते हैं उसे कैसे अप्लाई करना है, उसे कैसे यूज करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ जाते हैं और ये हम देखते हैं कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? ये भी वही बोलता है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता था। ये बोलता है कि हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, जैसे हम ट्रायंगल लॉ में कर रहे थे वैसे ही ज्वाइन करते चले जाओ सारे लोगों को, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दो जस्ट, सम निकल आएगा सारे वेक्टर्स का। देखते हैं अभी कैसे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, सपोज करते हैं ये हमारे पास आ गया एक वेक्टर, फिर एक हमने ले लिया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और नीचे कर लेते हैं। एक वेक्टर हमारे पास आ जाता है, दूसरा वेक्टर आ गया कुछ ये आ गया, तीसरा वेक्टर आ गया कुछ यूं आ गया। ठीक है, चौथा वेक्टर आ गया कुछ ये हमारे पास ऐसे आ गया, ये आ गया। ये 4 वेक्टर दे रखे हैं। ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है, वेक्टर है ए, ये वेक्टर है हमारे पास है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी और ये वेक्टर है डी। इन सबको हमें क्या करना है, इन सबको हमें ऐड करना है। राइट, अब देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। ये 4 वेक्टर दिए गए हैं हमारे पास। तो पॉलीगन लॉ बोलता है अगेन किसी एक वेक्टर से स्टार्ट कर दो, जरूरी नहीं कि ए से ही स्टार्ट करना है, किसी भी एक वेक्टर से स्टार्ट कर दो। ठीक, मैं यहां पे लेता हूं ए वेक्टर को ही। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ए वेक्टर को उठाया, ये मैं उठा के यहां पे लेके आ गया। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे वेक्टर ए सबसे पहले ले लिया। राइट, अब वेक्टर ए लेके हमने फिर क्या किया, अब जैसा कि ये लॉ बोल रहा है कि हेड और टेल को ऐड करते चले जाओ, तो मैंने दूसरा वेक्टर बी उठाया मैंने। ठीक, वेक्टर बी को उठा के वहां मैंने क्या किया, इसके हेड के साथ में ज्वाइन कर दिया। राइट, अब दूसरा मैंने क्या किया, वेक्टर सी लेना है, तो वेक्टर सी को मैंने उठाया और इसके साथ में लगा दिया बी के साथ में,
ये हमने लगा दिया ऐसे। ओके, फिर हमने क्या किया, फिर हमने वेक्टर डी ज्वाइन करना है, तो वेक्टर डी को हमने उठाया और वेक्टर डी को हमने ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इनको भी हम लिख लेते हैं। ये हमने ए वेक्टर लगाया, यहां पे वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी फिर हमने यूज किया था, ये वेक्टर बी आ गया, वेक्टर सी फिर हमने यूज किया था, ये वेक्टर सी आ गया, और वेक्टर डी फिर हमने यूज किया था, ये वेक्टर डी आ गया। राइट, तो इस तरीके से हमने सभी को क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया हेड और टेल सीक्वेंसिंग में। ओके, अब हम क्या करना है, हमें इनिशियल और फाइनल को हमें ज्वाइन करा देना है। ठीक, तो हम थोड़ा सा इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए इसको हम इधर थोड़ा सा घुमा देते हैं, जिससे हमें एक प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाए। ओके, तो ये हमारे पास डी वेक्टर आ गया। तो डी वेक्टर को मैंने यहाँ पे चेंज किया है, वो इसलिए क्योंकि एक प्रॉपर और क्लियर हमारे पास डायग्राम बने। ओके, अब हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है हमारे पास। इसको हमने क्या किया, इसको हमने फिर से इनिशियल और फाइनल को हमने ज्वाइन करा दिया। ये हमने यहाँ पे लगा दिया और ये हमने यहाँ पे लगा दिया। इसको हमने कलर भी चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया। क्या बन जाता है, ये बताता है कि भैया ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी को रिप्रेजेंट करता है। चारों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करता है ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर। अब हम देखते हैं जरा यहां पे कि ये आया कैसे, क्योंकि ओरिजिनल लॉ हमारा क्या है, ओरिजिनल लॉ हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। उसको हम यूज करते हुए इसको कैसे वेरीफाई करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं। ये हमने लिया और यहां पे ये ले लिया, राइट। इसमें हमने व्हाइट कलर यूज कर लिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। अब हमारे पास क्या आ गया, अब अगर मैं इस व्हाइट लाइन और इस सी वेक्टर को अगर मैं रिजल्टेंट अगर निकालूं, सम निकालूं, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा। यहां से इसको और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये जो दूसरी व्हाइट लाइन है ये a प्लस बी वेक्टर और c वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन जाता है, ये बन जाती है लाइन, दूसरी व्हाइट लाइन बन जाती है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बन जाती है। ओके। और अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास ये वाला ट्रायंगल आ गया। कौन सा ट्रायंगल, ये अगर मैं इसको लिख लेता हूं, यहां पे नोमेनक्लेचर कर लिया जाए, ओ पी क्यू आर एस। ठीक। तो अगर मैं ट्रायंगल यहां पे ले लूं कौन सा, ओ आर एस, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ओ से लेके आर और आर से लेके एस। अगेन हमने क्या लगाया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट, ये वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं, किस चीज के लिए, मोर देन टू वेक्टर्स के सम के लिए, रिजल्टेंट के लिए। क्लियर हो गया सबको। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखें कि ये सर ये चीज नहीं समझ में आई है, मैं उस नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको टेक केयर करूंगा। ओके, चलिए
तो ये हमारे पास आ गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बताया क्या था कि दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक और तरीका है, क्या, जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए देखते हैं क्या हमारे पास रूल्स हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भी हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए है। देखते हैं इसका हम कैसे यूज करेंगे। तो अगेन हम क्या कर लेते हैं, दो वेक्टर्स हम ले लेते हैं और देखते हैं उसे कैसे ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास आ जाता है एक वेक्टर ए आ गया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं, कोई वेक्टर हम ले लेते हैं बी। ये हमारे पास आ गया दूसरा वेक्टर बी। तो ये हो गया क्या, ये हो जाता है ए वेक्टर और ये हो जाता है दूसरा वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, राइट। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि हेड और टेल को नहीं ज्वाइन करना है, हमें टेल और टेल को ज्वाइन करना है, और टेल और टेल को ज्वाइन करते हुए हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। फिर आगे की कहानी देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले तो ये हम काम कर लेते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हमने वेक्टर ए सेलेक्ट किया, राइट, और दूसरा वेक्टर हमने क्या किया, वेक्टर बी सेलेक्ट किया, राइट। ये हमने टेल और टेल से इस समय ज्वाइन कर दिया। दोनों वेक्टर को टेल और टेल के साथ ज्वाइन करना है। पिछले वाले केसेस में हम क्या कर रहे थे, हेड और टेल को ज्वाइन कर रहे थे। रिमेंबर ऑलवेज, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हेड और टेल को ज्वाइन करना है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में टेल और टेल को ज्वाइन करना है। ओके, तो हमने क्या किया, ये हमने यहां पे बना लिया, ठीक। इसको भी हम यहां पे लिख लेते हैं, ए वेक्टर हमारे पास आ गया, इसको भी हम यहां पे लिख लेते हैं, ये भी बी वेक्टर आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें अब बनाना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करो टेल और टेल ज्वाइन करते ही। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाने के लिए ये हमने इसको यहां से एक ये बना दिया पैरेललोग्राम, और इसको भी यहां से क्या किया, एक ये बना दिया। अब इसको हमने, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारे पास है वो कुछ और है, ठीक है। तो इसका कलर चेंज करके हम कर देते हैं व्हाइट कलर में, डॉटेड कलर में कर देते हैं। डॉटेड ये आ गई, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम डॉटेड में कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि एक डायगोनल बनाओ जो दोनों कॉमन टेल से पास होता है। तो डायगोनल कौन सा बनाना है हमें, डायगोनल हमें बनाना है ये वाला जो कॉमन टेल से पास हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, और ये हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास ऐसा डायगोनल आ गया जो दोनों की टेल से पास हो रहा है। ओके, अब ये डायगोनल ही रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट को, दोनों के एडिशन को, ठीक। तो ये डायगोनल हमारे पास क्या आ गया, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गई बात। तो ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे एडिशन के रूल्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स।
सब्ट्रैक्शन का भी अगर मान लिया हमें करना है यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्शन का भी हम कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर पैरेललोग्राम लॉ का यूज करना है तो देखते हैं, उसको भी हम करके देख लेते हैं एक बार, जिससे कि सारी की सारी क्लैरिटी हो जाए, कहीं कोई भी एम्बिग्यूटी ना बचे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, सम हमने दिखा दिया। अब हमें दिखाना है क्या, अब हमें दिखाना है, सपोज करते हैं a माइनस बी वेक्टर दिखाना है। तो a माइनस बी वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस बी वेक्टर बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको क्लोन कर रखा है, इसको हमने यहाँ से घुमा देते हैं। ये हमने यहाँ पे लगा दिया और ये आ गया, ये बन गया हमारे पास माइनस बी वेक्टर बन जाता है ये। ओके, अब हमने क्या किया, फिर से हमने यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ये हमारे पास वेक्टर आ गया, यहाँ पे हमने ये बना दिया। ओके, इसको हमने डॉटेड कर दिया, राइट, इसको हमने डॉटेड कर दिया। ओके, और फिर हमने क्या कर लिया, इसको भी हमने क्या कर लिया, क्लोन कर लिया, और इसको यहाँ से हमने ये ज्वाइन करा दिया, और इसको भी हमने क्या कर लिया, डॉटेड कर लिया, डॉटेड कर लिया। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब दोनों का कॉमन टेल जो है वो क्या है, वो ये है। ठीक है, यहां से पास होता हुआ हमने क्या किया, एक डायगोनल बना दिया। तो ये हमने एक डायगोनल बना दिया, राइट। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाता है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, ये सारे के सारे वेक्टर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा वेक्टर्स क्या होते हैं, रियल लाइफ में क्या उनके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, राइट। फिर हमने देखा वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर हमने उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल हमने देखे तीन, कौन कौन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम पढ़ेंगे। ओके, कोई अगर डाउट है, कोई दिक्कत है, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। ओके, थैंक यू।